हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। उसके हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, जो कि रहेगा 9 अक्टूबर 2020 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो नेट जेआरएफ की जो मेरिट है वो पेपर 1 में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तभी आप नेट जेआरएफ के करीब पहुंचते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको क्या है, उसके साथ एक ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा, जिससे आप उसको ज्वाइन करके क्या है मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे एक तो आपका जो भी कमेंट करेंगे आप वो हाईलाइट रहेगा और आपके कमेंट को स्पेशल प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि अगर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वहाँ आपको 3 प्रकार की मेंबरशिप मिलेगी। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए यूजीसी नेट पेपर 1 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का जो 9/10/2020 को हुआ था, उसके पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 क्या है, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहता है। तो इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन के रहते हैं, डीआई के। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सीधा हम आंसर देखेंगे। इसके लिए हम क्या है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डीआई को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे। तो यहाँ हम क्या है इसका आंसर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी। 4 का आंसर है सी और 5 का आंसर है डी, 21%। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में कहा गया है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है। जो सर्च इंजन है वो वेब ब्राउज़र नहीं, हम उसको उस रूप में नहीं कह सकते। स्टेटमेंट 2 है, 190.665.250.2 एक वैध आईपी एड्रेस का उदाहरण है। तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये फ्रेंड्स ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। तो जो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है, ठीक है, और उसका विवरण आपने मैच करना है। तो जो प्रत्यक्ष या बोध होता है वो 1 का 4। वस्तुओं के साथ कुछ अवयवों के परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध संज्ञान। अनुमान जो होता है वो 2 का 1। संज्ञान जो किसी अन्य संज्ञान को मानता है। तुलना, तो तुलना 3 का 2। शब्द एवं उसके संकेतों के बीच संबंध का ज्ञान। और जो शब्द होता है वो होता है विश्वासपात्र व्यक्ति का कथन तथा उसके अभिप्राय को समझने में सुसंगत। तो ज्ञान प्राप्ति के 6 माध्यम है, ठीक है। प्रत्यक्ष द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुमान के द्वारा, तुलना के द्वारा और शब्द के द्वारा। और 5वां है अर्थापत्ति और 6ठा है अनुपलब्धि। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर 1 के नेट को अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो यहाँ से अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं यूनिट नंबर 6 से। तो जैसे अर्थापत्ति से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जंगल में आग लगी है या हमें धुआं दिखाई दे रहा है पर्वत पे, तो वो कौन सा वो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अर्थापत्ति से या इंडियन लॉजिक से। तो ये वाला यूनिट का है, आपने अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सीरीज से था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूक्ष्म कण फाइनाइट पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है, डीजल इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले सांद्र मिश्रण से चलते हैं। तो ये तो गलत है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है 3। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित ईंधनों को उनके
दोहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 11 का जो राइट सीक्वेंस है वो है सी। पहला बी कोयला, फिर है सी गैसोलीन एथोलोइन रहित, फिर है डी प्रोपेन, फिर है ए प्राकृतिक गैस। तो यूनिट नंबर 9 से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है असर्शन और रीजन से। तो असर्शन ए है, नदियों में कार्बनिक प्रदूषण की समस्या प्राय गर्मी के महीने में बदतर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन है, अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। इसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है? तो वो होता है एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्रियात्मक शोध। तो इसमें क्या होता है कि जो तत्कालीन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या है एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं, क्रियात्मक शोध का। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्शन रिसर्च से, ठीक है। तो आपने याद रखना है एक्शन रिसर्च होती है जिसमें तत्कालीन समस्या अगर आपको कोई दिख रही है उसका निदान करना। जो मौलिक शोध है या इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं या बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ये होती है कि जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, ठीक है। तो उसे हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और व्यवहारिक शोध या अप्लाइड रिसर्च होती है जो हमें बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है, जिसने हमारे ज्ञान में वृद्धि की है, ऐसी नॉलेज, ठीक है, उसको जब हम व्यवहार में लाते हैं, ठीक है, व्यवहार में अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है, एक्शन में लाते हैं, तो वो होती है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एनालिटिकल जो मूल्यांकनात्मक शोध है, जब हम किसी टॉपिक को, ठीक है, उसका एनालिटिकली शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं उस पर, ठीक है, तर्क वितर्क के आधार पर, तो वो होता है मूल्यांकन शोध। तो फ्रेंड्स मैंने क्या है इसी चैनल पे एक टाइप्स ऑफ रिसर्च जिसमें सभी प्रकार की जो रिसर्च है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, उस पर एक वीडियो बना रखी है। तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप क्या है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपने सारी जो रिसर्च है वो टॉपिक को कवर कर लेना है। नेक्स्ट है भारतीय तर्कशास्त्र में लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पक्षधर्मिता व्याप्ति। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बारी रिपीट भी हुआ है यहाँ से क्वेश्चन कि व्याप्ति का अर्थ क्या होता है। तो व्याप्ति का अर्थ होता है दो वस्तु के बीच जो सार्वभौमिक संबंध होता है, यानी कि जो कभी ना खत्म होने वाला जो संबंध है उसे कहते हैं हम व्याप्ति। जैसे अग्नि है, ठीक है, तो अग्नि से क्या है आग का धुआं का क्या है सर्वव्यापी संबंध है, यानी कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा और जहाँ हमें धुआं दिखाई देगा वहाँ अग्नि भी ही होगी, ठीक है। तो वो कैसा संबंध है, सार्वभौमिक संबंध है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं व्याप्ति। तो उसका अर्थ हम कहते हैं व्याप्ति, जिसमें दो वस्तुओं के बीच सार्वभौमिक संबंध होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी इंडियन लॉजिक से ये टर्म थी। क्वेश्चन नंबर 15 है जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाता है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था यूनिट नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 16 है एक शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का उपयोग करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उचित माने जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है अपने जो अधिगम जो टीचिंग से है वो प्रभावित करना चाहता है टीचर किसको, स्टूडेंट को। तो उसके लिए वो क्या क्या क्रियाकलाप करेगा। तो सबसे पहले ए है विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना रखना। तो बिल्कुल सही, सभी जो स्टूडेंट है वो एक सम्मान वो भाव से ले और विश्वास रखे उस पर। बी है विद्यार्थियों के प्रयासों के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तो वो विद्यार्थी के प्रयासों को पुरस्कार क्यों देगा, वो तो अपनी टीचिंग जो स्किल है उसको उससे इम्प्रेस करना चाहता है बच्चों को। तो ये तो गलत ऑप्शन बनेगा यहाँ। सी है विद्यार्थियों के कार्य में केवल तभी हस्तक्षेप करना जब निर्धारित मानक पूरे ना हो। तो ये भी अभी ये इस संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में गलत है ये स्टेटमेंट। डी है उच्च स्तरीय प्रत्याशों का संप्रेषण करना। तो ये बिल्कुल सही है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस टीचर को जो अपने कम्युनिकेशन लेवल है उसको
बड़ा हाई या स्पष्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। ए है सावधानी पूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसे क्या है, सावधानी पूर्वक जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और यहाँ तक कि निजी पहल को भी बढ़ावा देना है। उससे क्या है, उसकी टीचिंग जो स्किल है उसका इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी और ई। तो 16 का ए, डी और ई जो ऑप्शन है वो फोर्थ 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो रैम, तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो सही 17 का सही मैच है वो है रैम का है, कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखना, ये रैम का काम है। डीवीडी रोम, तो इसका जो काम है वो है केवल एक बार लिखा जा सकता है इसमें। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका जो काम है वो है C का 2 गणना और तुलना संबंधी सभी संक्रियाएं करता है। CPU क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ से रोम जो है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे इसके आगे 4 टाइप है, पी रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस में हम लिख भी सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं, और किस टाइप में हम सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये भी आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से याद करना है। मेमोरी से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो ये भी ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से कवर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट से है। तो स्टेटमेंट 1 है, संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये तो सही है। अगर जो इंस्टीट्यूशन है वो स्वायत्त है, ठीक है, ऑटोनोमस है, तो वो क्या है, शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है। संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षणिक स्वतंत्रता संभव नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का वो है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है। तो वेदों के प्रति जो विरोध या आलोचना करती है वो करती है बौद्ध मत, जैन मत और चारवाक, ठीक है। बौद्ध मत क्या बोलता है कि जो हम ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, और परोक्ष रूप से जो हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और जैन मत में भी यही कहता है। चारवाक क्या है, सिर्फ प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को ये मानता है, बाकी किसी भी प्रकार के द्वारा, जैसे शब्द, अनुमान, ठीक है, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, इसके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे चारवाक क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता। वो सिर्फ प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का एक तरीका बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डी और ई। सी, डी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो सी इसका राइट आंसर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, जन संपर्क माध्यम के फलनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही क्रम है वो है सबसे पहले सूचना 20, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सूचना, फिर उसके बाद है ई, शिक्षा, फिर है ए, मनोरंजन, फिर है सी, संस्कृति का प्रसारण, फिर है डी, सामाजिक एकीकरण। तो सी इसका राइट आंसर है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो वे था मुक्ति और उद्धार, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय दर्शन का अंतर्निहित कारण अरस्तु द्वारा बताए गए कौन से कारणों के सदृश्य है। तो ए इसका राइट आंसर है भौतिक कारण, ठीक है, 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, असर्शन और रीजन से। तो असर्शन है, शोध में ICT के उपयोग से शोध परिणामों की अधिगम्यता और परिशुद्धता सरल हो जाती है। तो बिल्कुल सही 23। तो ए असर्शन बिल्कुल सही है। उससे ICT से क्या है, शोध के जो परिणाम है उसमें क्या है, परिशुद्धता या सरलता आ सकती है।
या आती है। रीजन है एक शोधकर्ता को शोध प्रबंधन लेखन में संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुमान करना पड़ता है ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके। तो ये तो गलत है, ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता। जो शोध लेखन है, ठीक है, या प्रारूप जो है उसको जब तैयार किया जाता है या उसमें जो विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जाता है तो इसलिए नहीं किया जाता ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके, ठीक है। तो ये तो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर सही नहीं है। 24 है डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ वसुदेव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? तो वे दर्शाता है 24 का जो राइट आंसर है वो है डी, सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम, ठीक है। तो ये है वसुदेव कुटुंबकम। 25 है असर्शन स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शोधकर्ताओं को उन मूल्य स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ताओं को प्रयुक्त पद्धति को अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो जो डाटा है उसको जब हम उसका विश्लेषण करते हैं और चयन करते हैं तो शोधकर्ताओं को क्या है कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी वो क्या है रिसर्च सही होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है 25 का। 26 है किसी धनराशि का 2 वर्ष की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 300 है। उसी अवधि के लिए उसी दर पर उसी धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो वे होगा 26 का डी, 309 रुपये। 27 है निम्नलिखित में से किस तरह के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? तो फैक्ट और जो सूचना है वो उस पर बल रहता है जो मेमोरी लेवल है, ठीक है, स्मृति स्तर उस पर रहता है। 3 स्तर होते हैं मेमोरी के, मेमोरी लेवल, ठीक है, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग अबोध स्तर, फिर होता है रिफ्लेक्टिंग स्तर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मेमोरी लेवल है वो कौन इसके प्रतिपादक है? तो वो है हर्बर्ट, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके जो प्रतिपादक है वो है मॉरिसन और जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है वो है हंट, ठीक है। तो मेमोरी से भी क्वेश्चन बनता है। 28 है यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो संचार के जो अवरोध के उदाहरण है, ठीक है, और संचार अवरोध के प्रकार जो तो कम्युनिकेशन बैरियर से यहाँ क्वेश्चन था। तो समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, तो इसका जो सही मैच है वो है भौतिक ध्वनि। फिर है संदेश की विभिन्न समझ, तो संदेश की विभिन्न समझ 2 का 4 अर्धिम ध्वनि। संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण, तो इसका जो राइट आंसर है सी का 1 मनोवैज्ञानिक ध्वनि। और कुछ सजातीय समूह के प्रति पूर्वाग्रह, तो सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग, तो इसका सी राइट आंसर है 28 का। 29 है निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सहलाभ है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर है सी पेरिस समझौता 2015 में होता है ये। फिर है डी जैव विविधता संबंधी अभिसमय। फिर है ई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 को होता है, ठीक है, 1987। तो ये भी आपने याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर है 29 का। 30 है कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीय स्टोरेज, प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टोरेज है, भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है डी प्राथमिक स्टोरेज तेज और अधिक खर्चीला होता है और अनवरत नहीं होता है। तो 4 इसका राइट आंसर है 30 का। 31 है असर्शन और रीजन से एक समाज उन साधारण को इसकी भाषा, रिवाजों, इतिहास तथा भूगोल द्वारा एकत्र करता है। तो बिल्कुल सही है। अरिजन है जन साधारण द्वारा समाज की एकता, उनकी संप्रेक्षण प्रणाली तथा संस्कृति द्वारा सुकर बनाती है। तो ये भी सही है। तो असर्शन इसका जो राइट आंसर है वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
तो ए इसका राइट आंसर है 31 का। 32 है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उपप्रकार बनाता है? तो वे बनाता है वैकल्पिक शिक्षा का। ठीक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, एक ऑप्शन तैयार करती है जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव जो शिक्षा है, जैसे प्राइवेट आप कह सकते हैं एजुकेशन। तो डी इसका राइट आंसर है। 33 है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए और उसे 9 अंकों के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। अधिकतम अंकों की गणना कीजिए, तो अधिकतम अंक हो गए 275। ठीक है। 34 है उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस पर बल दिया गया था? तो वे दिया गया था जो डी 34 का, जो राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति है। ठीक है, जो इग्नू है। ठीक है, तो उसकी स्थापना की थी 1986 में। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 है, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, जिसने कि जो उच्चतम शिक्षा है, ठीक है, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसमें सुधार के लिए बना था। शिक्षा आयोग 1964-66, तो इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और जो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 में है, तो ये जो 10+2+2+3, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968 में। तो हायर एजुकेशन से ये क्वेश्चन था। 35 है शोध के निम्नलिखित सोपानों में से उसमें सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। जो हाइपोथेसिस बिल्डिंग और हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, तो वो होती है, काम करती है शोध में सृजनशीलता और कल्पना का। तो हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन बनता है। 2 टाइप की हाइपोथेसिस होती है, जीरो हाइपोथेसिस या उसे हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 36 है स्टेटमेंट से है। तो मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों का समुच्चय है। तो ये सही है। परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, 1 और 2 दोनों सही है। 37 भी स्टेटमेंट से है। तो स्टेटमेंट 1 है यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो वह शिक्षण कार्य का स्थापन हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थापन मतलब उसका डिके हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट 2 है ऑनलाइन विद्या शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक है। तो ये तो सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 है संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है सी। ठीक है, सबसे पहले है जीवन पर्यंत प्रक्रिया, फिर उसके बाद है डी सार्वभौमिक प्रक्रिया, फिर है ई सामूहिक प्रक्रिया। तो ये संप्रेषण के संबंध में सही सीक्वेंस है। 3 इसका राइट आंसर है। 39 है स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। तो स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह को बढ़ावा देना। तो नहीं, स्वयं की जो पहल है वो थी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। कथन 2 है ई तंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। 40 है निम्नलिखित न्याय वाक्यों पर विचार कीजिए।
तो ये इंडियन लॉजिक से था। पहाड़ी में आग है क्योंकि उसमें धुआं है, जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। उस पहाड़ी में धुआं है जो निरप्रवाद रूप से आग से संबंधित है, अतः उसमें आग है। तो इसका जो राइट आंसर है 40 का वो है 3, ठीक है, केवल डी, अतः उसमें आग है। तो ये राइट आंसर है। तो ये अर्थापत्ति से क्वेश्चन था। 41 है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा करण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो वे किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे या मेथड पे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो विधि है या रिसर्च है, ठीक है, कार्योत्तर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। तो ये रिसर्च वाले टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बी, 2 इसका राइट आंसर है। 42 है, जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है, अतः जीवित देवदत्त कहीं और है। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का वो है डी, अर्थापत्ति, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आप इंडियन लॉजिक से 4-5 क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गए हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस तरह से एनालिसिस करना है उसका कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या ज़्यादा क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो वो आपने उस हिसाब से कवर करने हैं सारे यूनिट। 43 है, किसी शहर में 8 घंटों की अवधि के दौरान उसके शोर स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल ए बताया गया है। तो यहाँ ए किसको संदर्भित करता है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को। तो डी 4 इसका राइट आंसर है। 44 है, निम्नलिखित अधूरे वाक्य पर विचार करें। तो 3G एक डैश रेंज की वेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए डैश बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का वो है ए, ठीक है। जैसे ये फिल होगा, 3G एक लंबी रेंज की वेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए डी उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ एक क्या है? सी छोटी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र का भी निम्न कीमत वाला साधन है। तो ए इसका राइट आंसर था। 45 है, ये भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। तो 60 के बाद 30, फिर 30 के बाद 20, फिर 20 के बाद 15। तो अगला कौन से 2 पद हो गए? तो वे हो गए ऑप्शन नंबर 4, 12 और 10, ठीक है। तो उसके बाद जो 46 है ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और इसके मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। व्यवसाय विपणन का ग्लोबलाइजेशन एक वास्तविकता है। 47 इसका जो राइट आंसर है, ये ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसे आप देख सकते हैं। 48 है, तो 48 का जो राइट आंसर है वो है डी, स्थानीय स्थितियों पर ध्यान देने वाले प्रतिस्पर्धियों का प्रभुत्व। 49 है, इसका राइट आंसर है ए, प्रत्येक प्रतिस्पर्धा बाजार में एक समान विपणन मिश्रण को अपनाना। तो वीडियो को आप रोक सकते हैं पैराग्राफ पढ़ने के लिए, ठीक है। और 50 का जो राइट आंसर है वो है बी, प्रत्येक देश में समान उत्पाद का समान तरीके से विपणन करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और मैंने बहुत सारे पेपर 1 के टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। मैंने क्या है पेपर 1 नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस पर प्लेलिस्ट में जाके क्या है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज्वाइनिंग के लिए क्या है आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं।